हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑन माय चैनल। मेरा नाम है ध्रुव और आप देख रहे हैं द लर्नर्स कम्युनिटी। आज की वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं फिफ्थ सेमेस्टर के हिंदी सब्जेक्ट के बारे में, जो कि आता है आपका जीई कोर्स के अंतर्गत। चैप्टर नंबर 13 की बात करेंगे, जिसका नाम है बैंकिंग अनुवाद। मतलब बैंक के क्षेत्र में आपका जो अनुवाद का काम है उसके बारे में आज की वीडियो में हम बात करेंगे। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। और अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो पूरा देखें। इस चैप्टर में हम देखेंगे कि बैंक के क्षेत्र में अनुवाद किस प्रकार होता है, ठीक है। और बैंक में ऐसा तो है नहीं कि एक ही फील्ड है जिसमें अनुवाद होता है, ये सब हम आगे देखेंगे। आज के उपभोक्तावादी और बाजार संस्कृति के युग में बैंकिंग प्रणाली एक महत्वपूर्ण वित्तीय व्यवस्था बन गई है। उपभोक्तावादी मतलब प्रोडक्ट्स जो हैं उसका लेन देन, और बाजार की जो संस्कृति है। इस युग में क्या, बैंकिंग प्रणाली, जो बैंक की प्रणाली है, बैंक का सिस्टम है, महत्वपूर्ण वित्तीय व्यवस्था बन गई। वित्तीय से मतलब धन से रिलेटेड जो व्यवस्था है वो बन गई है। दूसरे शब्दों में बैंकिंग उद्योग हमारे देश की अर्थव्यवस्था की एक रीढ़ है। आपको पता ही है, क्योंकि बैंकिंग का जो सेक्टर है एक प्रकार से वो हमारे देश का क्या है, अर्थव्यवस्था की रीढ़ है। वर्तमान में देश की अर्थव्यवस्था बैंकिंग उद्योगों पर पूरी तरह निर्भर है। तो देश की जो अर्थव्यवस्था है वो बैंकिंग उद्योगों पर निर्भर है, क्योंकि बड़े बड़े जो आप कह सकते हैं जो लोग हैं, अमीर लोग हैं, उनके ज़्यादातर खाते क्या है, बैंकिंग में होते हैं, क्योंकि वो बैंक से पूरे ट्रांजैक्शन करा जाता है। दूसरी बात, उनका कई सारा धन बैंकों में सेफ रखा हुआ है, जिसका प्रयोग करके बैंक क्या कर सकता है, अपनी अर्थव्यवस्था को और ज़्यादा विकसित करने में काम करता है। दूसरे शब्दों में हम कहें तो बैंकिंग उद्योग अर्थव्यवस्था की वह धुरी है जिस पर सभी व्यवसाय टिके हुए हैं, ठीक है। तो जितने भी व्यवसाय हैं एक प्रकार से वो बैंकिंग व्यवस्था पर ही टिके हुए हैं, क्योंकि ज़्यादातर क्या होता है, बड़े बड़े जो बिजनेसमैन है, स्टार्टिंग में अगर उनके पास फंड नहीं होता तो वो बैंक से लोन लेके इसके थ्रू ये काम करते हैं, ठीक है। बैंक उन्हें लोन देता है, उससे वो अपना उद्योग शुरू करते हैं, और जब उद्योग का विकास होता है तो एक देश का विकास होता है। यही कारण है कि बैंकिंग व्यवस्था के प्रभावित होने से देश की अर्थव्यवस्था भी प्रभावित होती है, ठीक है। तो यही एक मेन कारण है कि अगर आपके देश की बैंकिंग व्यवस्था खराब है, ठीक है, तो उस देश की जो अर्थव्यवस्था है वो कभी विकास नहीं कर पाएगी। आगे देखें, बैंकों के राष्ट्रीयकरण के पश्चात बैंकों की जिम्मेदारी और बढ़ गई। जब पहले क्या हुआ करता था, बैंक प्राइवेट हुआ करते थे, परंतु जब बैंक का राष्ट्रीयकरण हुआ, मतलब जितने भी बैंक थे वो देश के सरकार के अंतर्गत आ गए। वर्तमान में भी कुछ ही समय पहले आपको ने देखा होगा, कई सारे बैंकों को मर्ज कर दिया गया और कई सारे बैंकों का राष्ट्रीयकरण कर दिया गया। तो क्या हुआ, जब राष्ट्रीयकरण हुआ तो बैंकों की जिम्मेदारी और ज़्यादा बढ़ गई, किसके, लोगों के प्रति। राष्ट्रीयकरण के बाद बैंकों की शाखाओं की तेजी से विस्तार हुआ। बैंकों की जो ब्रांचेस हैं, पहले क्या हुआ करता था, मेन जगहों पे ब्रांचेस होती थी। जैसे आप कोई भी उदाहरण ले सकते हैं, कोई एक मेन फेमस जगह हुई, वहाँ पे ब्रांच हुई, परंतु अब क्या है, आपको आपके छोटे से क्षेत्र में भी देखने को मिल जाती है और बड़े बड़े क्षेत्रों में भी ब्रांचेस देखने को मिल जाती है। तो जब बैंक का राष्ट्रीयकरण हुआ तो शाखाएं, जो ब्रांचेस हैं, उसका भी तेजी से विस्तार हुआ। बैंकों के सामने लाभ कमाने के अलावा सामाजिक उत्थान एवं राष्ट्रीय नवनिर्माण का उत्तरदायित्व बढ़ा। तो शुरुआत में बैंक क्या करते थे, केवल लाभ कमाने के लिए कार्य करते थे, परंतु राष्ट्रीयकरण के बाद जब वो सब सरकार के अंतर्गत आ गया तो सामाजिक उत्थान, समाज का उत्थान करने के लिए, मतलब समाज को आगे बढ़ाने के लिए, और राष्ट्रीय नवनिर्माण, जो देश है उसका नवनिर्माण करने के लिए काम भी बैंकों के कंधों पर आ गया। आज प्रचलित बैंक, जो बैंक शब्द है मूल्यतः इटली से आया हुआ है। जो बैंक शब्द है वो कहाँ से आया है, वो इटली से आया है। सन 1171 में इटली में आए एक बहुत बड़े आर्थिक संकट से लड़ने के लिए वहाँ के नागरिकों से उनकी संपत्ति के 1% अंश अनिवार्य ऋण के रूप में लेकर बैंक की स्थापना की गई। तो क्या हुआ, 1171 में इटली में एक बड़ा आर्थिक संकट आया, जिसकी वजह से क्या हुआ कि वहाँ के जो नागरिक थे उनकी संपत्ति, जो उनकी प्रॉपर्टी है, उसका 1% अंश अनिवार्य था ऋण के तौर पर किसको देना, बैंक को देना, और बैंक की स्थापना की गई। नागरिकों के प्रति 1% ऋण से जब अपार पूंजी एकत्रित हो गई तो उस विशाल पूंजी को वहाँ की भाषा में मोनेट कहा गया, और आगे चलकर जर्मन भाषा के सूर्याय शब्द बैंक के रूप में प्रयुक्त हुआ। तो क्या करा गया, बैंक का निर्माण किस प्रकार हुआ, इटली में जब आर्थिक संकट आया काफ़ी बड़ा, तो वहाँ के जो नागरिक थे उनसे उनकी संपत्ति का 1% धन लिया गया और किसको, एक बैंक की स्थापना की गई, ठीक है। उस बैंक के अंदर इतना धन आया
कि आप कह सकते हैं कि प्रत्येक नागरिक से लेने के बाद धन की जो पूंजी थी वो बहुत ही ज़्यादा बड़ी थी। तो उसी चीज़ को दर्शाने के लिए मोनेट शब्द को बनाया गया और आगे चलकर ये जर्मनी में बैंक के रूप में भी प्रयुक्त, ये जो शब्द है बैंक के रूप में प्रयुक्त हुआ। प्रयोग में आते आते यह शब्द इटली में बैंको, फ्रांस में बैंके, अंग्रेजी में बैंक के रूप में प्रयुक्त होने लगा। तो जगह के हिसाब से इस शब्द में थोड़े बहुत चेंजेस हुए। जैसे इटली में इसे वो बैंको कहने लगे, फ्रांस में इसे बैंके कहने लगे और अंग्रेजी में इसे बैंक के रूप में जाने लगा। भारत में बैंकों की शुरुआत अंग्रेजों के आने के बाद 18वीं शताब्दी में प्रारंभ हुई थी। तो क्या हुआ, भारत में जो बैंक की व्यवस्था थी वो जब अंग्रेज आए थे भारत में, उसके बाद इसकी व्यवस्था शुरू हुई 1800 सदी के प्रारंभ में। स्वतंत्रता के बाद भारत के 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ तथा सन 1980 में 6 अन्य बैंक राष्ट्रीयकरण भी किया गया। तो भारत की जब स्वतंत्रता हुई उसके बाद 14 जो बैंक थे उन्हें राष्ट्रीयकरण मतलब सरकार के अंतर्गत ले दिया गया और 1980 के दशक में क्या अन्य जो 6 बैंक थे उनको भी अपने अंतर्गत ले लिया गया। केवल भारत में ही नहीं अपितु संसार के सभी विकासशील देशों में बैंक आज अधुनातन पद्धति को अपनाते हुए ग्राहक एवं समाज सेवा में ही नहीं राष्ट्रीय सेवा में भी तेजी से अग्रसर हो रहे हैं। तो ऐसा नहीं है कि ये जो व्यवस्था है बैंकों की देश को बढ़ाने के लिए जो व्यवस्था है ये केवल भारत में ही काम आ रही है, अपितु जितने भी विकासशील देश हैं जो अपना विकास कर रहे हैं वहाँ पे बैंकों के ऊपर आप कह सकते हैं एक प्रकार से बैंकों के ऊपर ज़्यादा भार है अपने देश को आगे बढ़ाने के लिए, क्योंकि वहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा धन इकट्ठा होता है और वो धन बैंक किस अपने देश के आप कह सकते हैं कि जो विकास है उसमें काम कर सकता है। एक प्रकार से हम लोग जो धन बैंक में जमा करते हैं, फंड जमा करते हैं, उसी से वो बैंक बड़े बड़े लोगों को लोन देता है। उस लोन से वो लोग अपना बिजनेस स्टार्ट करते हैं। वो बिजनेस अगर ग्रो हो जाता है काफ़ी अच्छे से तो वो हमारे देश में भी देश की आर्थिक व्यवस्था में भी सहायक होता है और साथ में हम लोगों को भी उस बिजनेस के अंतर्गत आप कह सकते हैं रोजगार मिलता है। तो जिससे क्या हुआ, हमारा भी कुछ हद तक विकास हुआ और हमारा पैसा बैंक के पास सेफ है, तो हम जब चाहें उससे वो पैसा ले सकते हैं। बैंकिंग क्षेत्र में हिंदी राष्ट्रीयकरण के पूर्व तक बैंकों में सामान्यतः अंग्रेजी में सभी कार्य किए जाते थे। तो राष्ट्रीयकरण से पहले मतलब बैंकों का जो राष्ट्रीयकरण है उससे पहले बैंकों में जितना भी काम होता था वो इंग्लिश भाषा में किया जाता था। बैंकिंग व्यवस्था का समस्त कामकाज अंग्रेजी भाषा में होने के कारण प्रारंभ में अधिकांश भारतीय समाज बैंकिंग सुविधाओं से कोसों दूर था। तो जो ये व्यवस्था बैंकों की व्यवस्था अंग्रेजों के द्वारा लाई गई थी, तो जितना भी काम था वो इंग्लिश लैंग्वेज में किया जाता था। अब इंग्लिश लैंग्वेज में किया जाता था तो कई सारे ऐसे लोग थे जिन्हें इंग्लिश आती भी नहीं थी उस समय। अंग्रेजी भाषा में होने के कारण प्रारंभ मतलब शुरुआत में अधिकांश भारतीय समाज, जो भारत का काफ़ी बड़ा समाज था, वो बैंकिंग सुविधाओं से कोसों दूर था, क्योंकि उन्हें पता ही नहीं था किस प्रकार बैंक में खाता खुलेगा, किस प्रकार आगे के काम किए जाएंगे। राष्ट्रीयकरण के बाद जब बैंक गांव, कस्बों एवं अन्य क्षेत्रीय जगहों पर पहुंचने लगे तो यह अनुभव किया जाने लगा कि अब बैंकों में केवल अंग्रेज से ही काम नहीं चल सकता। अब क्या हुआ, जब बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया तो शुरुआत में ही मैंने आपको बताया राष्ट्रीयकरण के बाद जो बैंकों की ब्रांचेस हैं उनका विकास होने लगा और तेज़ी से विस्तार होने लगा। मतलब नई नई ब्रांचेस नई नई जगहों पे बनाई जाने लगी। तो गांव, कस्बों और अन्य क्षेत्रों में ब्रांचेस पहुंची। फिर ये अनुभव होने लगा कि अब जब बैंकों में लोग आ रहे हैं, अपना खाता खुलवा रहे हैं, ट्रांजेक्शन्स कर रहे हैं, तो केवल इंग्लिश लैंग्वेज से ही काम नहीं चलेगा, क्योंकि कई लोग ऐसे हैं जिन्हें इंग्लिश बिल्कुल भी नहीं आती। तो वहाँ पे जो भाषा उन्हें आती है उस भाषा में उनको आप कह सकते हैं काम करने के लिए दिया जाए। यह भी कि बैंकिंग व्यवस्था का सीधा संबंध भारतीय जनता से है। अंत यहाँ की जनभाषा के द्वारा ही ठीक प्रकार से काम किया जा सकता है। इसके बाद बैंकों का स्वरूप ही बदल गया। ठीक है, जब उन लोगों को समझ आया कि भारत की जो व्यवस्था है, ठीक है, भारत का संबंध किससे है, भारतीय जनता से, बैंकों का संबंध सीधा भारतीय जनता से है और भारतीय जनता को अधिकांश लोगों को क्या आती है, हिंदी या फिर उनकी लोकल लैंग्वेजेस आती है। तो अब इसको देखते हुए बैंकों का पूरा स्वरूप ही बदल गया। राष्ट्रीयकरण के उपरांत मतलब राष्ट्रीयकरण के बाद भारत सरकार की राज्य भाषा नीति के अनुपालन तथा राजभाषा अधिनियम 1963 और उसके अंतर्गत बनाए गए राज्य भाषा नियमों के क्रियान्वयन का उत्तरदायित्व बैंकों पर भी आ गया। अब क्या हुआ, जब 1963 में क्या बनाया गया, 1963 में राजभाषा अधिनियम लागू किया गया। तो राजभाषा अधिनियम के अंतर्गत कुछ नियम रूल्स को तैयार किया गया और उन रूल्स को फॉलो करने के लिए बैंकों को भी कहा गया कि आप भी इन रूल्स को फॉलो करिए और जो राजभाषा मतलब हिंदी का प्रयोग किया जाए। पिछले 5 दशकों के दौरान
समस्त सरकारी क्षेत्रों के बैंकों में हिंदी के प्रयोग को बढ़ाने की और ज़्यादा ठोस कदम उठाए जा रहे हैं। तो पिछले 5 दशक मतलब अराउंड 50 सालों में क्या करा जा रहा है, जो समस्त सरकारी क्षेत्रों के बैंक है, मतलब समस्त बैंक सरकारी बैंक है, उनके अंतर्गत हिंदी के प्रयोग पर और ज़्यादा आप कह सकते हैं काम किया जा रहा है, ठोस कदम उठाए जा रहे हैं, ताकि लोग जो बैंकिंग में आप कह सकते हैं एम्प्लॉयज़ हैं वो हिंदी का प्रयोग करके लोगों से बात करें, उन्हें से लोग हिंदी का प्रयोग करके उनसे काम करवाया जाए, ताकि वह लोग जिनको हिंदी आती है वह अच्छे से कर सकें, और जिनको अंग्रेजी आती है वो भी इस चीज़ को आगे बढ़ाएं, क्योंकि हिंदी क्या है, हमारी मातृभाषा है। भारत जैसे विकासशील देश में जहाँ जनता प्राय गरीब और कम शिक्षित है, वहाँ बैंकिंग प्रक्रिया अत्यंत सरल होनी चाहिए। अब देखिए, भारत क्या है, एक विकासशील देश है, जहाँ की जनता क्या है, एक तो गरीब है, अधिकांश आप कह सकते हैं अधिकांश जनता आपको देखो गरीब देखने को मिलती है, फिर कम शिक्षित है, मतलब उन कई ऐसे लोग हैं जिनकी शिक्षा बहुत ही ज़्यादा बेसिक लेवल पे हुई है, कि उन्होंने 5वीं 10वीं या फिर 12वीं तक की पढ़ाई करी है। तो ऐसे लोगों को क्या बैंकिंग प्रक्रिया अत्यंत सरल होनी चाहिए, ईजी होनी चाहिए, उनके लिए खाता खुलवाना एक ईजी प्रोसेस होना चाहिए। वहाँ खाता खुलवाने से लेकर बैंक का कोई भी काम हो वो सरल होना चाहिए, ताकि गांव और कस्बों की जनता उन्हें आसानी से समझ सके। बैंक का खाता खुलवाना हो गया, पैसा इधर से उधर भेजना हो गया, मनी ऑर्डर भेजना हो गया, इस प्रकार के जो काम है वो ईजी होने चाहिए, ताकि जनता, गांव की जनता, कस्बे की जनता उस काम को अच्छे से कर सके। दूसरी बात यह है कि आज बैंकिंग कामकाज उसके कार्यालयों की 4 दीवारों तक ही सीमित नहीं रह गया। अब देखिए, बैंक का ऐसा तो नहीं है, वर्तमान समय में आधुनिक काल चल रहा है, इस समय में बैंक का काम केवल 4 दीवारी के अंतर्गत रह गया है, नहीं, बैंक के ऐसे कई काम हैं जो कि इंटरनेशनली होते हैं, ऑनलाइन होते हैं, ठीक है। तो इस प्रोसेस में क्या होता है, कॉल पे कई सारे काम हो जाते हैं कभी कभार बैंक से रिलेटेड। तो इसमें क्या होता है कि अगर ये सारा काम टोटली इंग्लिश में होगा, तो वह लोग जिनको आप कह सकते हैं बैंक के काम, मतलब बैंक में जाके नहीं, बैंक के बाहर ही करवाना है और उन्हें इंग्लिश नहीं आती, तो उनके लिए ये काम क्या होगा, बहुत ज़्यादा कठिन हो जाएगा। खेती में खेती से संबंधित बैंकों के कामकाज के सिलसिले में बैंक के अधिकारी कर्मचारी को खुद ग्रामीण लोगों के पास जाना पड़ता है। अब देखिए, बैंक में खेती से संबंधित जो बैंक होते हैं, ठीक है, खेत से संबंधित जो बैंक होते हैं जिसमें लोगों को लोन दिया जाता है, अगर उन्हें खेती करने के लिए लोन चाहिए, तो इस बैंक में क्या होता है, सिलसिले में बैंक के जो कर्मचारी, जो एम्प्लॉय हैं या वर्कर हैं, उनको खुद ग्रामीण लोगों के पास, गांव में जो लोग रहते हैं उनके पास जाना पड़ता है उनसे मिलने के लिए। ग्रामीण लोग इस इरादे से बैंक के पास आते हैं कि उनके लिए बनाई गई बैंक की योजनाओं का फ़ायदा मिल सके। ऐसे लोग जिनको बैंक से रिलेटेड फ़ायदा चाहिए होता है वो बैंक के पास जाते हैं इस नज़रिए से। दूसरी बात कि अगर उन्हें वो फ़ायदे ही समझ में नहीं आएंगे तो क्या वो इस बैंक से लाभ उठा पाएंगे, नहीं, ये उनके लिए कठिन होगा। यह स्थानीय भाषा का ज्ञान और अधिक महत्वपूर्ण होता है। यहाँ पे क्या है कि स्थान, जिस स्थान पे बैंक है उसकी अच्छी खासी भाषा का ज्ञान होना चाहिए उन लोगों को जो उस बैंक में काम कर रहे हैं, और ये अधिक ज़्यादा महत्वपूर्ण है। यदि हम चाहते हैं कि हमारे और एक भाषा जानने वाली ग्रामीण जनता के बीच सीधा संवाद हो, तो हमें उन्हीं की भाषा में काम करना होगा। अगर हम ये चाहते हैं कि जो जो हमारी जनता है या जो हमारे आसपास के लोग हैं उन्हें एक भाषा आती है, ठीक है, और उनके साथ हमारा अच्छा खासा संबंध बना रहे, ठीक है, संवाद कम्युनिकेशन हो, तो क्या करना होगा, हमें उस भाषा में बात करना होगा जिसमें वो समझते हैं। इस संबंध में हिंदी का महत्व निर्विवादित है। एक प्रकार से हिंदी का महत्व क्या है, निर्विवादित है, कोई विवाद नहीं है। हिंदी एक बेसिक लैंग्वेज है जो कि आप कह सकते हैं हर हिंदुस्तानी को आती है। आज बैंकिंग का स्वरूप बदल चुका है और तदनुरूप उसकी भाषा की शैली भी। उदाहरण के लिए निम्नलिखित वाक्यों को देखिए। तो आज जो है वर्तमान में बैंकिंग का स्वरूप बदल चुका है। कई सारे ऐसे काम जो कि इंग्लिश में हुआ करते थे राष्ट्रीयकरण से पहले, वो वर्तमान में हिंदी में होने लगे। जैसे कि आप देख सकते हैं ये जो है ये हिंदी में लिखा गया है। भारतीय रिजर्व बैंक के अधिदेश के अनुसार आपके बैंक के अशोध्य ऋण के लिए प्रावधान इतना 53.97 से बढ़ाकर 70.45 कर दिया गया है, ठीक है। तो ये लाइन इंग्लिश में लिखी होती, ठीक है, तो आप कह सकते हैं बेसिक थी, पर ये हिंदी में लिखी गई है। देख सकते हैं ये बैंकों में इस प्रकार से भी लिख के, अगर आपको कोई डॉक्यूमेंट जमा कराना है तो आप इस प्रकार से लिख के भी दे सकते हैं, या फिर अगर उन्हें आपको कुछ देना है तो उस पर भी वो इस प्रकार से हिंदी का प्रयोग करके दे सकते हैं। दूसरी है शाखाएं कृपया इस नंबर को अपनी बहियों में नोट करें ताकि उक्त चेक अदायगी हेतु प्रस्तुत किए जाने पर सावधानी बरती जा सके। तो इस प्रकार के काम भी बैंक में आप कह सकते हैं हिंदी में जो पोस्टर्स होते हैं ये लिखे जाते हैं। अगर टोटली इंग्लिश में होंगे तो लोगों को कैसे पता चलेगा कि ये किसके बारे में है। अब देखिए ये एक नोटिस है, ठीक है, जो कि हिंदी में लिखा गया है। सरकारी क्षेत्रों के बैंक बेहतर सेवा के लिए सरकारी क्षेत्र के बैंक ने
पंजाब नेशनल बैंक के नेतृत्व में संघ शासित क्षेत्र दिल्ली के लिए ग्राहक सेवा केंद्र का गठन किया है। तो यहाँ पे दिल्ली में ग्राहक सेवा केंद्र का गठन किया गया। यदि आपको दिल्ली स्थित सरकारी क्षेत्र के बैंक की किसी भी शाखा के विरुद्ध कोई शिकायत हो तो आप हमें संबंधित बैंक की शाखा का नाम और अपना पता लिखते हुए अपनी शिकायत भेजें। इसमें लिखा गया है कि अगर आपको कोई भी शिकायत है तो आप अपना नाम, बैंक से रिलेटेड जो जिस बैंक से शिकायत है वो, ठीक है, और अपना पता लेके भेजें। आपको संबंधित बैंक से 1 माह के अंदर अंतिम उत्तर अथवा शिकायत का निवारण के लिए अधिकतम समय चाहिए तो अंतिम उत्तर मिल जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से नोटिस भी जो हैं वो हिंदी में ही लिखे जाते हैं। आगे बढ़ें। अब बैंकिंग क्षेत्र में अनुवाद के बारे में बात करें तो राष्ट्रीयकरण के उपरांत बैंकों के सभी कागजात, प्रपत्रों, विज्ञापनों, प्रविष्टियों आदि को अंग्रेजी के साथ साथ हिंदी में भी उपलब्ध कराया जाना की तैयारी की गई। अब राष्ट्रीयकरण के बाद क्या हुआ, जो भी बैंक का काम लिखित काम होता था, जैसे कागजात हो गए, प्रपत्र हो गए, बैंक से रिलेटेड कोई विज्ञापन, एडवर्टाइजमेंट हो गया, प्रविष्टियाँ हो गई, जो भी थे अंग्रेजी के साथ साथ अब हिंदी में भी उपलब्ध कराए जा रहे थे। इनकी तैयारी की गई थी। इस क्रम में बैंकों में अनुवाद की उपयोगिता और महत्ता को समझा गया। अब क्या हुआ, बैंक की जो उपयोगिता और बैंक का जो महत्व है, ठीक है, अनुवाद के क्षेत्र में उपयोगिता और महत्व समझा गया बैंक के लिए। समय बिताने के साथ साथ अनुवाद कार्य में तेजी आई। यह मुख्य धारा का कार्य बन गया। अब अनुवाद कार्य का बन गया, जो ट्रांसलेशन प्रोसेस था वो मेन फील्ड में आ गया था बैंक के क्षेत्र में। बैंक सामग्री को मुख्यतः 2 भागों में बांटा जाता है। तो बैंक में जो सामग्री, जो कंटेंट होता है, उसको 2 भागों में बांटा जाता है। पहला बैंकिंग प्रक्रिया से संबंधित सामग्री, दूसरा ग्राहक से संबंधित सामग्री। ठीक है, बैंक में जो प्रोसेस होता है उससे रिलेटेड कंटेंट और ग्राहक से रिलेटेड कंटेंट। बैंकिंग प्रक्रिया से संबंधित सामग्री के अंतर्गत स्थायी स्वरूप के सभी फॉर्म या पत्रादि सामग्री आते हैं। तो बैंकिंग प्रक्रिया मतलब बैंक से अगर आपको कोई भी प्रक्रिया करनी है तो उसके लिए क्या है, स्थायी स्वरूप के सभी फॉर्म या पत्रादि आते हैं। कोई भी फॉर्म हो गया वो आता है, जिसमें बैंकिंग कार्यविधि, अनुदेश, पुस्तिकाएं, समस्त प्रशिक्षण, सेवाएं, सेवा नियम के अलावा परिपत्र, सर्कुलर, भारतीय रिजर्व बैंक के साथ पत्राचार, क्षेत्रीय एवं केंद्रीय कार्यालय को भी भेजे गए पत्र आदि इसके अंतर्गत आते हैं। मतलब बैंक से रिलेटेड, बैंक की आप कह सकते हैं जो उसकी अपनी कोई कार्य है बैंक का, ठीक है, अगर उससे रिलेटेड कोई कार्य है तो उसको हिंदी में किया जाने लगा। फिर ग्राहक से संबंधित सामग्री में क्या आता है के अंतर्गत ग्राहक द्वारा भरे जाने वाले समस्त प्रपत्र, जैसे हम लोग कस्टमर्स हैं बैंक के, तो हमारे द्वारा जो भी फॉर्म भरा जाएगा या जो भी डिटेल्स बैंक को दी जाएगी लिखित में, वो इसके अंतर्गत आती है। जैसे फॉर्म, कोई दस्तावेज, कोई आवेदन पत्र, कोई चेक, जमा पर्ची, वचन पत्र आदि के अलावा बैंक द्वारा ग्राहकों को भेजे जाने वाले पत्र, विज्ञापन सामग्री, ड्राफ्ट, जमा रसीद, देय आदेश आदि आते हैं। अब इसका एक अच्छा सा उदाहरण सुनिए। अगर आपने कभी भी एटीएम मंगाया होगा अपने घर पे, अगर आपके कुरियर के थ्रू एटीएम आता है तो एटीएम में एक स्लिप आती है, बड़ा सा पर्चा, जिसमें आपकी डिटेल्स लिखी होती है। अगर आपने कुरियर के थ्रू मंगाया है तो आप उसमें देखेंगे कि आपको दोनों भाषा में एटीएम के बारे में टोटली डिटेल दी गई होंगी। पहला इंग्लिश में भी होगा और दूसरा हिंदी में भी होगा। ऊपर और नीचे में आपको ऊपर हो सकता है इंग्लिश में टोटली एक लेटर की तरह लिखा होगा, नीचे फिर हिंदी में लिखा होगा। ठीक है, तो ये एक उदाहरण है कि बैंक का जो काम है जो कि ग्राहक से रिलेटेड है, ठीक है, उस पर भी हिंदी में काम किया जा रहा है। आज की स्थितियों को देखते हुए कहा जा सकता है कि इन दोनों आयामों में पहला आयाम पर बल देना आवश्यक है। ठीक है, तो इन दोनों में क्या, पहले आयाम पर बल देना आवश्यक है। ऐसी संपूर्ण सामग्री जो ग्राहक के साथ संबंध कायम रखने में बेहद जरूरी है, वह हिंदी अंग्रेजी के साथ साथ दोनों में उपलब्ध करवाई जानी चाहिए। यहाँ पे ऊपर नीचे हो गया है, जो ये वाला है ग्राहक से संबंधित जो सामग्री है, इस पे अधिक से अधिक क्या आप कह सकते हैं ध्यान देने की आवश्यकता है। ऐसी संपूर्ण सामग्री जो ग्राहक से के साथ संबंध रखती है, ठीक है, जो चीज़ कस्टमर से रिलेटेड रखती है, उसके ऊपर हिंदी इंग्लिश में दोनों के साथ उपलब्ध कराई जानी चाहिए जानकारी। आगे बढ़ें। आज बैंकिंग में ग्रामीण क्षेत्रों की ओर अधिक बल दिया जा रहा है। ठीक है, बैंकिंग क्षेत्र में जो ग्रामीण गांव के क्षेत्र हैं उन पर अधिक बल दिया जा रहा है। उत्तर भारत के बड़े बड़े राज्यों में गांव और कस्बों तक शाखाएं खोली जा रही हैं। तो क्या हो रहा है, उत्तर भारत में के क्षेत्र में जो गांव और कस्बे हैं, राज्य में जो गांव कस्बे हैं, उनमें शाखाएं, ब्रांचेस खोली जा रही हैं बैंक की, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग बैंक से जुड़ सकें। अब
इसके लिए एक उदाहरण सुनते कि जीरो बैलेंस का जो अकाउंट खोला गया था, ठीक है, जनधन योजना, उसमें भी कई सारे लोगों ने बैंक में अपना खाता खुलवाया। इसका एक यही था कि अधिकांश जनता, जो देश की अधिकांश जनता है, वो बैंकिंग सेक्टर से जुड़े, ठीक है, जिसमें कि उनका भी योगदान है देश को आगे बढ़ाने के लिए, क्योंकि वो अपना पैसा अपने बैंक में रखते हैं, जिससे बैंक को भी फ़ायदा होता है और बैंक बाकी लोगों को लोन दे के देश को भी विकास में आगे बढ़ाता है। इन क्षेत्रों में हिंदी या हिंदी की बोलियों का प्रभाव है। अब इन क्षेत्रों में क्या है, गांव और कस्बों में हिंदी या फिर हिंदी की जो बोलियां हैं उनका प्रभाव है। ऐसे में बैंक को उनकी भाषा कामकाज करना चाहिए, ठीक है। तो बैंक को क्या, उस क्षेत्र के अकॉर्डिंग जो भाषा है उसके अकॉर्डिंग आपको काम करना चाहिए। इसी से बैंक ग्रामीण का विश्वास जाहिर कर सकता है। तो ग्रामीण क्षेत्रों में जो लोग रह रहे हैं, अगर बैंक उनसे इंग्लिश में बात करेगा तो कैसे उनका विश्वास प्राप्त कर पाएगा। इसीलिए जिस भाषा में वो कंफर्टेबल फील करते हैं उसी भाषा में आप कह सकते हो उनके साथ टॉक करना चाहिए, मतलब बात करनी चाहिए उनसे। फॉर्म भरवाने से लेकर कोई भी अन्यथा काम है वो सब उनकी लैंग्वेजेस में होना चाहिए। इन प्रयासों से भारतीय आम जनता का बैंक के प्रति विश्वास जमेगा, बैंक से सुविधाएं उठाने के प्रति विश्वास जमेगा। ग्रामीणों का विश्वास पाकर बैंक अपने कारोबार को मजबूत कर सकेगा, ठीक है। तो अगर बैंकों को अपना कारोबार मजबूत करना है, अपना सेक्टर जो है उसको आगे बढ़ाना है, तो जो लोग हैं, ग्रामीण क्षेत्र के लोग हैं, उनका विश्वास जीतना पड़ेगा। आज बैंक के आंतरिक कार्यों के लिए हिंदी का प्रयोग अनिवार्य कर दिया गया, ठीक है। तो जो बैंक के जो अपने अंदर के कार्य हैं, ठीक है, जो भी प्रोसेस है उसके लिए भी हिंदी अनिवार्य कर दी गई, मतलब हिंदी लैंग्वेज कंपलसरी है, ताकि धीरे धीरे हिंदी भाषा को सही अर्थों में राजभाषा का पद तथा प्रतिष्ठा प्राप्त हो सके। अब ठीक है, हिंदी का जो महत्व है उसका महत्व आप कह सकते हैं, उसकी जो पोस्ट है एक प्रकार से, ठीक है, जो हिंदी का ओहदा है वो उसको मिल सके, इसके लिए क्या कराया गया है, बैंकों में जो आंतरिक कार्य है उसके लिए उनको हिंदी को अनिवार्य कर दिया गया, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा हिंदी का प्रयोग हो और हिंदी का जो महत्व है वो लोगों को पता चले। इसे सुगम बनाने के लिए कर्मचारियों को प्रशिक्षण आदि भी दिए जा रहे हैं। तो जो कर्मचारी हैं उनको प्रैक्टिस करवाई जा रही है इस क्षेत्र में हिंदी में काम करने के लिए। किंतु इसमें भी संदेह नहीं कि अभी हमें बैंक में हिंदी के लक्ष्य तक पहुंचने के लिए कड़ी मेहनत करनी होगी, और इसके लिए अत्यंत आवश्यक है कि काम काज करने वाले कर्मचारियों को अंग्रेजी की जो वाली मानसिकता उसकी छवियों से समाप्त किया जाए, ठीक है। तो आपको पता ही है स्टार्टिंग से ही लोगों को इंग्लिश में, बैंकिंग का ज़्यादातर काम क्या होता है, इंग्लिश लैंग्वेजेस में होता है, परंतु वहाँ पे हिंदी में भी काम होता है, ये केवल हमें नहीं पता है। आंतरिक काम से लेकर ग्राहक से रिलेटेड सारे काम हिंदी में भी किए जाते हैं। तो इसका क्या है कि बैंक में जो लोग हैं उनकी मानसिकता क्या है, कर्मचारियों की इंग्लिश ज़्यादा इजी लैंग्वेज है किसके, हिंदी के मुकाबले, तो इसीलिए वो लोग इंग्लिश में ज़्यादा काम करते हैं। तो इस चीज़ को सुधारने के लिए उनकी मानसिकता में जो अंग्रेजी की छवि है उसको समाप्त करना पड़ेगा, ताकि हमारा जो बैंकिंग सेक्टर है वो हिंदी के क्षेत्र में आगे बढ़ सके। बैंकों में हिंदी में कामकाज करने में आने वाली समस्याएं, आजकल बैंक संबंधित अधिकांश कामकाज क्या हो रहे हैं, हिंदी में हो रहे हैं। शब्द भंडार की भी कमी नहीं है। तो आजकल क्या है, हिंदी में भी अधिकांश काम हो रहे हैं बैंकिंग सेक्टर में, और जो शब्द भंडार है बैंकिंग सेक्टर में जो वर्ड यूज़ किए जाते हैं हिंदी के, उनकी भी कोई कमी नहीं है। हिंदी अधिकारी, अनुवादक, आशुलिपिका और हिंदी सॉफ्टवेयर भी बन चुके हैं, ठीक है। तो हिंदी के अधिकारी भी उपलब्ध हैं, अनुवादक भी उपलब्ध है, ठीक है, आशुलिपिका भी उपलब्ध है, और हिंदी में काम करने के लिए सॉफ्टवेयर का भी निर्माण किया जा चुका है। हिंदी क्रियान्वयन समितियाँ भी हैं, हिंदी में काम करने के लिए कुछ समितियों का भी निर्माण किया गया, कार्य योजना भी उपलब्ध है। इसके बावजूद बैंक में हिंदी में काम करने में परेशानी हो रही है। इसके क्या कारण है कि हमारे पास सब चीज़ें होने के बावजूद भी हम लोग हिंदी में काम नहीं कर पा रहे। कई कारणों से ये हिंदी अनुवाद की भाषा बनकर रह गई है, ठीक है। तो कई कारण क्या रह गए कि हिंदी क्या बन गई, सिर्फ अनुवाद, ट्रांसलेशन का एक प्रोसेस बन के रह गया बैंकिंग सेक्टर में। सहज और स्वाभाविकता का उसमें अभाव है, ठीक है, सहज भाषा का और स्वाभाविकता का अभाव है। हमारी राजभाषा आज कुछ कारणों से असहज दिखाई दे रही है, इसमें काम करने वाले कर्मचारियों को परेशानी हो रही है, ठीक है। तो हिंदी लैंग्वेज में काम करने के लिए जो कर्मचारी है उन्हें परेशानियां फेस करनी पड़ रही है। इसके लिए निम्नलिखित कारण बताए जा रहे हैं कि किन कारणों से ये लोग परेशानियां फेस कर रहे हैं। तो उनको देखिए, पहला कारण आता है बैंकों में काम करने वाले अनुवादक जो ट्रांसलेटर है और हिंदी अधिकारी को वाणिज्य और अर्थशास्त्र के जानकार नहीं होते। अब देखिए, इसको सिंपली समझिए कि बैंक में जो ट्रांसलेटर या फिर जो बैंक में जो काम कर रहे हैं एम्प्लॉयज़, एक प्रकार से उन्हें अच्छी खासी जानकारी नहीं है हिंदी सेक्टर में, ठीक है, बैंकिंग लाइन में काम करने की, ठीक है।
इन दोनों विषयों को जानने वाले लोग भाषाओं का समान अधिकार नहीं रखते। जो भी लोग इन भाषा को जानते हैं उनके पास अच्छी खासी ज्ञान नहीं है, ताकि वो जिससे कि वो क्या कर सकें, बैंक में हिंदी में काम कर सके। अंत है, भाषा जानने वाले शब्द की संकल्पना पर बल ना देकर भाषिक संरचना पर बल दिया जा रहा है। तो भाषा जानने वाले मतलब उस हिंदी भाषा में जो शब्द यूज़ किए जाते हैं बैंकिंग सेक्टर में, उन पर ज़्यादा ध्यान ना देकर भाषिक संरचना पर बल दिया जा रहा है। विषय जानने वाले भाषिक संरचना और अर्थशास्त्र पर ध्यान रखते हुए में ऐसे लोगों की नियुक्ति की जानी चाहिए जो विशेष और दोनों भाषाओं का समान अधिकार रखते हैं। तो सिंपल सी बात है, बैंकिंग सेक्टर में अगर इस समस्या को दूर करना है तो क्या करना पड़ेगा, ऐसे लोगों को नियुक्त हायर करना पड़ेगा जो कि क्या कर सके, इस क्षेत्र में पहली बात तो उन्हें दोनों भाषाओं का अच्छा खासा ज्ञान हो, ठीक है, और वो अर्थशास्त्र और वाणिज्य के क्षेत्र में भी ज्ञान रखते हो हिंदी में काम करने के लिए। दूसरा आता है, बैंकों का काम हिंदी में करने वाले कर्मचारियों और अधिकारियों को अल्पकालिक तथा औपचारिक प्रशिक्षण ना देकर लंबे तथा गहन प्रशिक्षण देने चाहिए। इसका क्या मतलब कि बैंक में जो काम करते हैं लोग, उनको पहले ट्रेनिंग पीरियड पर रखा जाता है। तो उस ट्रेनिंग पीरियड में उनको हिंदी में काम करना तो सिखाया जाता है, परंतु उसका जो समय पीरियड होता है वो काफ़ी कम होता है, ठीक है। तो एक लंबे समय तक क्या करना चाहिए, प्रशिक्षण ना देकर एक गहन प्रशिक्षण देना चाहिए, मतलब लंबे समय तक और एक अच्छा खासा डीपली प्रशिक्षण देना चाहिए, जिससे क्या हो, लोग हिंदी के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा जान सके और बैंकिंग सेक्टर में काम कर सके। प्रतियोगी परीक्षाएं आयोजित करें, ठीक है, ऐसी परीक्षाएं आयोजित करें जिसमें आप कह सकते हैं कंपटीशन हो। कर्मचारियों को पुरस्कारित किया जाना चाहिए। हिंदी में महत्वपूर्ण काम करने वालों को पदोन्नत और प्रोत्साहन दिया जाना चाहिए। हिंदी में जो लोग बैंकिंग सेक्टर में काम करते हैं उनको क्या पद मिलना चाहिए, आप कैसे प्रोत्साहित करना चाहिए। इनके अभाव में हिंदी में काम करने की गति क्या हो गई, मंदी हो गई। इन चीज़ों का अभाव है, ना ही जो लोग हिंदी में काम कर रहे हैं ना ही उन्हें आप कह सकते हैं प्रोत्साहन मिल रहा है। बेसिकली जैसे लोग इंग्लिश में काम कर रहे हैं वैसे हिंदी में काम कर रहे हैं, इस प्रकार से उनकी सिंपल चल रही है। तो क्या हो रहा है, लोग हिचकिचाते हैं ज़्यादातर हिंदी में काम करने में। हिंदी अधिकारियों व कर्मचारियों को योजनाबद्ध कार्यक्रम दिए जाए, ठीक है। हिंदी के जो अधिकारी हैं और कर्मचारी हैं उनको योजनाबद्ध मतलब योजना के थ्रू जो कार्यक्रम है दिए जाए, उनकी प्रगति का मूल्यांकन कराया जाए। जल्दी स्थानांतरण होने से हिंदी के विकास कार्य बाधा आती है, ठीक है। लोगों का क्या होता है, ट्रांसफ़र फटाक से पता हो जाता है, ये स्थानांतरण हो जाता है एक स्थान से दूसरे स्थान पर, तो क्या होता है, इससे हिंदी के विकास में भी बाधाएं आ रही हैं। चौथा, हिंदी को आज की अपेक्षा वाले शब्दों से जोड़ा जाए। वर्तमान में जो शब्द यूज़ किए जा रहे हैं हिंदी भाषा में उनसे जोड़ा जाए, ना कि इतने पुराने शब्द जो कि लोग ना समझ पाए। इस काम के लिए हिंदी अधिकारियों और अनुवादकों को समय समय पर प्रशिक्षण देना चाहिए, ठीक है। तो समय समय पर उन्हें प्रैक्टिकल्स देने चाहिए, प्रशिक्षण देना चाहिए अनुवादक को और अधिकारी को, जिससे उन्हें नए शब्दों के बारे में पता चले। उन्हें तकनीकी और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से जोड़ा जाए। तकनीकी मीडिया से, टेक्नोलॉजी और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से उन लोगों को जोड़ा जाए ताकि वो नए नए शब्द जो आधुनिक वर्ड्स हैं उनका यूज़ कर सके। कंप्यूटर तकनीकी से हिंदी प्रयोग को जोड़ा जाए। कंप्यूटर तकनीक से हिंदी का जो प्रयोग है उसे जोड़ा जाए। इस तरह इस चुनौती का मुकाबला किया जा सकता है। पांचवा, सरकारी दृष्टिकोण हिंदी पर कम पैसा खर्च कर रहे हैं कम पैसा खर्च कर रहे हैं। तो जो सरकारी जो दृष्टिकोण है वो हिंदी भाषा पे कम पैसा खर्च कर रहे हैं। साथ ही जो खर्च किया जाता है उसका दुरुपयोग ज़्यादा से ज़्यादा हो रहा है। तो जो पैसा भी खर्च किया जाता है वो पैसा ज़्यादा से ज़्यादा वेस्ट किया जा रहा है, वेस्ट हो रहा है। इस मानसिकता को तत्काल बदलने की आवश्यकता है और संस्थानों को हिंदी उपकरणों से सुसज्जित किया जाना चाहिए। ऐसे संस्थान जहाँ पे बैंकिंग सेक्टर्स हैं, इन सेक्टर्स में हिंदी का क्या करा जाना चाहिए, उपकरण को सुसज्जित किया जाना चाहिए। छठा, बैंक से संबंधित मानक परिभाषिक शब्दावली, पदनाम, संक्षिप्तियाँ और प्रयुक्तियाँ आदि तैयार कर सभी जगह एक रूपता लाने का प्रयास किया जाना चाहिए। अब बैंकिंग सेक्टर में अगर कोई व्यक्ति काम कर रहा है हिंदी भाषा में तो उसे आवश्यकता पड़ेगी किसकी, पारिभाषिक शब्दावली, बैंक से रिलेटेड जो शब्दावली है उसकी, पदनाम या संक्षिप्तियों की, तो इनको तैयार किया जाए और इनको सही प्रकार से लोगों तक पहुँचाया जाए ताकि एक रूपता लाने में हम क्या कर सके, प्रयास कर सकें। सातवां, भारत की आम जनता की अपेक्षा अनुसार बैंक संबंधित शब्दों का नव निर्माण किया जाना चाहिए ताकि मुश्किल, अप्रचलित और असहज शब्दों की पीड़ा से मुक्ति मिल सके। अब देखिए, अब ऐसे वर्ड्स भी, अभी ये तो नहीं है कि वर्तमान में सभी लोगों को ऐसे वर्ड्स का भी मतलब पता होगा जैसा कि वो सुना भी नहीं हो जीवन में, ठीक है। तो इस प्रकार के जो कठिन शब्द हैं
ठीक है, उनको हटाकर अपेक्षा अनुसार जनता जिन शब्दों से अपेक्षा रखती है या जिन शब्दों को अच्छे से जानती है उन शब्दों को यूज़ करना चाहिए बैंक के काम में, ताकि जो पीड़ा है, शब्दों को समझने की जो पीड़ा है वो खत्म हो जाए। पहले बैंक की आंतरिक प्रक्रिया से संबंधित छोटे छोटे काव्यांश के अनुवाद कर। अब देखिए, मैं आपको उदाहरण दिखाता हूँ। इस प्रकार से हिंदी से इंग्लिश में भी काम किया जाता है। पहला, अकाउंट ओपनड बाय, खाता खोलने वाले का नाम, खाता खुलवाने वाले का नाम। सर्व लीगल नोटिस टू अ बोरोवर, ऋण लेने वाले के नाम कानूनी नोटिस जारी करवाएं। तीसरा, नेम ऑफ डिपॉजिट स्कीम, जमा योजना का नाम, मतलब जिस भी आपको आप कह सकते जिस योजना के तहत आपको पैसा जमा करना है उसका नाम। एप्लीकेशन फॉर ओपनिंग टर्म डिपॉजिट अकाउंट, सावधि जमा खाता खोलने के लिए प्रार्थना पत्र। लेटर ऑफ थैंक्स सेंड टू कस्टमर ऑन द एक्नॉलेजमेंट रिसीव्ड ऑन, ग्राहक को धन्यवाद पत्र दिनांक डैश को भेजा गया तथा उसकी पावती दिनांक डैश को मिली, पावती मतलब रिसिप्ट। क्लियरिंग हाउस इज नॉट वर्किंग, समाशोधन गृह काम नहीं कर रहा। सातवां, फॉर द पर्पस ऑफ क्लियरिंग द लेबिलिटीज इन अबव लोन अकाउंट नंबर, उपयुक्त ऋण खाता संख्या डैश की बकाया राशि का समाशोधन के उद्देश्य से। ठीक है, तो इस प्रकार के आप कह सकते हैं कि आपको एग्जाम्स में इस प्रकार से दिया जा सकता है कि इंग्लिश दे देंगे आपको हिंदी में करना होगा, या फिर हिंदी दे देंगे आपको इंग्लिश में करना होगा। तो इस प्रकार से आपको क्या करना है, वहाँ पर ट्रांसलेशन करके दिखाना है। अगर आपसे एग्जाम्स में ट्रांसलेशन से रिलेटेड, बैंकिंग सेक्टर से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाता है तो ठीक है, तो इस प्रकार से आप कह सकते हैं कि जो इंग्लिश में है उन्हीं का हिंदी में अनुवाद करके लोगों तक पहुंचाया जा रहा है, ताकि लोग उस चीज़ को अधिक से अधिक जान सकें। तो ये था आपका, इसमें लगभग हमने जितने टॉपिक थे लगभग कवर करा दिए। बट अगर कुछ छूट गया है तो प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताएं, हम उस टॉपिक को भी जल्द से जल्द कवर कराएंगे। वीडियो के माध्यम से नहीं तो हम आपको उसके नोट्स बनाकर, आप कह सकते हैं हमारी कम्युनिटी सेक्शन में उसकी पोस्ट पे डाल देंगे। आपको वीडियो कैसी लगी आपको हमें जरूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, जितना हो सके चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को भी शेयर करते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है, हमारी वेबसाइट का है, इंस्टाग्राम का है और टेलीग्राम का आपको लिंक दिया गया है। आप वहाँ जाके नोट्स की भी स्टडी कर सकते हैं। टेलीग्राम पे आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं। वीडियो के नोट्स से रिलेटेड जो डिटेल्स है या फिर वीडियो से रिलेटेड डिटेल्स आपको वहाँ मिल जाएगी। और साथ में हम इंस्टाग्राम पे भी अवेलेबल है, आपका कोई डाउट है तो आप वहाँ पे हमसे पूछ सकते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर विजिटिंग ऑन माई चैनल गाइस।